नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देख तो आप डबल इंजन की सरकार भी रहे हैं बिहार में। एक तरफ भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, पुलिस के द्वारा किया जाता है जब वो अपना हथियार डाल चुका होता है उसके बाद। अब दूसरा मामला फिर से सामने आ रहा है। मतलब सरकार जो अपना छाती 56 इंच का बता रही है, उसकी छाती कैसी है कि वो अपने देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अब एक नया लड़का सामने आया है। सेक्स रैकेट के खिलाफ इस लड़के ने आवाज उठाई और आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवार वालों ने एफआईआर भी कराई थी। बेटा गायब हो गया है, उसका मर्डर हो सकता है, इस तरीके की चिंता भी थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप सुशासन की सरकार बना रहे हैं, इतने सालों से बना ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं। इस पूरे मामले में सर, एक तरफ हम भरत तिवारी का एनकाउंटर होते देखते हैं, अब एक नया एनकाउंटर होते देख रहे हैं। मतलब बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है। तो ये क्या है भैया? ये कौन सा मंगल राज है क्या यहाँ पे, जहाँ पे दिन दहाड़े उठाकर लोग ले जाते हैं, फिर इतनी बुरी तरीके से, इतनी विभत्स तरीके से हत्या करते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर दें तो यूट्यूब हमें जो है वो हमारी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ। इतनी विभत्स तरीके से हत्या कर देते हैं। देखिए, सही है पल्लवी। बिहार में जंगल राज समाप्त हो गया है और जंगल राज समाप्त हो गया है और अब महाजंगल राज आ गया है। तो इसलिए अब जंगल राज भी सोच के लोगों को अच्छा ही लगने लगा है कि वे पुराने दिन लौटा दो। और देखिए, ये जो मामला आप बता रही हैं बंटी यादव का, मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं पूरा मामला क्या है। ये देखिए, पटना का एक इलाका है न्यू करबिगहिया। ये बंटी यादव उसी में एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे, फास्ट फूड की दुकान थी। और ये जो इलाका है न्यू करबिगहिया और पटना जंक्शन का इलाका, इस इलाके में मतलब शाम होते ही, सूरज ढलते ही इस इलाके में पूरा मतलब देह व्यापार का धंधा शुरू हो जाता है। और मतलब सेक्स रैकेट शुरू होता है और बहुत सारे गलत लोग सड़कों पर रहते हैं और शरीफ लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक वहां माहौल बन जाता है। तो ये जो बंटी यादव थे इसका विरोध करते थे, इस धंधा के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। उनको लोग समझाते भी थे कि भाई गुंडे मवालियों से पंगा मत लो, गुंडे मवालियों से मत भिड़ो। लेकिन अपना बंटी यादव जोश में थे, वो इन लोग के खिलाफ आवेदन देते रहते थे और हल्ला मचाते थे। तो अभी 6 जुलाई की बात है। 6 जुलाई को ये गए थे वहीं न्यू करबिगहिया में दही खरीदने गए थे और उसी समय एक काले रंग का स्कॉर्पियो आया और स्कॉर्पियो गाड़ी से 5-6 गुंडे उतरे। उन्होंने इनको अगवा कर लिया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और ले गए। ये सारी बातें सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने थाना में रिपोर्ट लिखाई, इनके अपहरण की बात हुई और परिवार वालों ने सड़क जाम भी कर दिया विरोध में कि भाई इसको जल्दी बरामद करो। संयोग से भी बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है, तो प्रशांत किशोर निकले हुए थे चुनाव प्रचार में, जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं। तो प्रशांत किशोर भी गाड़ी से उतर के पहुंच गए कि क्या मामला है। तो बंटी यादव की मां से उनकी मुलाकात हो गई। बंटी यादव की मां एकदम उनके पैरों में गिर गई कि कहने लगी कि मेरे बेटे को लोग उठा के ले गए हैं। प्रशांत किशोर ने उनको कागज पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख के दिया और वहां जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग 48 घंटे में बरामद कर लेंगे। उसके बाद सड़क जाम खत्म भी हुआ। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, पटना जिला में ही एक अथमल गोला थाना है, उस थाना क्षेत्र में बालू के अंदर, गंगा नदी के किनारे जो बालू रहता है, बालू के अंदर से बंटी यादव की लाश निकली। और उसके शव को देख के ही लगता है जैसे कि कोई बहुत उनको यातनाएं दे के हत्या की गई हो। मतलब फिर वही यूट्यूब वाली बात आ जाएगी गाइडलाइंस की। लेकिन बहुत यातनाएं दे के उनकी हत्या की गई और उसके बाद उनको वो एक कलाई में कड़ा पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, तो उस कड़ा से उनकी पहचान हुई। परिवार वालों ने उनकी शिनाख्त की। तो अब तो एक मतलब बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन देखिए, होता क्या है, हर केस में, कोई भी बड़ा केस बिहार में हो रहा है तो हर कांड में एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट सामने आती है। पहला काम तो होगा कि 1-2 दरोगा जी को निलंबित कर दिया जाएगा, इस सस्पेंड कर मामले दिया में भी जाएगा। 4 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, जिसमें 3 चार, एसआई हैं और 1 सिपाही है। तो 4 बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। सस्पेंड। तो यही नीट छात्रा कांड में भी हुआ, यही भरत तिवारी हत्याकांड में भी हुआ, यही बंटी यादव हत्याकांड में हुआ। ये सब एकदम एक स्क्रिप्ट होता है।
उसके बाद क्या होता है कि एक एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, जो एसआईटी मेनली टाइम पास करती है, करती कुछ नहीं है। उसके बाद एक बिहार में पप्पू यादव हैं जो हर जगह मतलब अपना भारी भरकम शरीर के साथ पहुंच जाते हैं, पूर्णिया के सांसद हैं। वो चले जाते हैं, वो कुछ परिजनों को आंसू पोंछ देते हैं, कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो फेसबुकिया क्रांतिकारी सब उतर जाते हैं कि भाई एकदम शहीद हो गया, अब तो नहीं छोड़ना है, नहीं, ये तो वो। आपको स्पेशली पप्पू यादव से क्यों दिक्कत है? तेजस्वी यादव भी तो नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, उनके दिक्कत नहीं सपोर्ट है। में है। दिक्कत नहीं है। मैं तो एक तरह से पप्पू यादव की तारीफ में ये कह रहा था कि भारी भरकम शरीर है, लेकिन वो लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं। और तेजस्वी यादव, मैं दर्शकों को बता दूं कि विपक्ष के नेता है बिहार में, और अभी उनको यूरोप जाना में चाहिए ठंडी, था। ये लॉ एंड यूरोप में ऑर्डर के खिलाफ सब, ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ा सवाल है कि कोई किसी का एनकाउंटर हो जा रहा है, किसी को उठाकर रात में उठाकर ले जाते हैं, उसको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, और उसकी उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद शिनाख्त की जाती है कि हाँ, उसके कुछ ने टैटू वगैरह कुछ बना रखी थी, उससे पता चला कि ये उनका बेटा है। चेहरा इतनी इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था। देखिए, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में बिहार को बहुत निराश किया है। अभी देखिए वो यूरोप चले गए हैं, अफकोर्स वहां ये यूरोप में कोर वोटर के लिए भी नहीं जा रहे हैं। इनके कोर वोटर तो यादव समाज है, उसके लिए तो जाइए भाई कम से कम। तो और फिर ये लोग नहीं, कहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सत्ता बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि जो सत्ता है वो वोट खरीद लेती है, जो सत्ता है वो चुनाव मशीन में हेरा फेरी कर देती है। आप ग्राउंड पर जनता के मुद्दे के साथ रहते ही कब है? चुनाव ना आए तो बिल्कुल ये लोग निकलते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा बिल्कुल सवाल है ना। जंतर मंतर पे वो बच्चे मरे जा रहे हैं। राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है नेता विपक्ष के नाते कि जाए वहां। सोनम वांगचुक की हालत खराब है, 32 बच्चे वहां पर मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। नेता विपक्ष होने के नाते वो नहीं जा सकते। तो नेता लोग तो खुद ही बिल्कुल इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जनता साथी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तेजस्वी यादव ने, मैंने कहा ना कि विपक्ष के नेता के रूप में बहुत निराश किया। अभी देखिए भरत तिवारी की हत्या हुई। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि हमारी पार्टी बस माई समीकरण की पार्टी नहीं है, बस मुस्लिम यादवों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। तो ए टू जेड में तो ब्राह्मण भी आते हैं। बिलौटी कांड ने, भरत तिवारी हत्याकांड ने पूरे मतलब हिंदुस्तान को हिला दिया है, राष्ट्रीय सुर्खियों में है। और ये यहाँ से 4 घंटे भी नहीं, उससे भी कम समय लगता, आप नहीं गाड़ी से जा सके। आप अभी यूरोप में चले गए, ठंडी हवाएं खाने, वहां पर आप परिवार के साथ घूम रहे हैं। और यहाँ भी बांकीपुर उपचुनाव में भी आरजेडी की कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, आप उनके नामांकन में भी नहीं आए। आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या रहेगा? जो असली सेनापति होता है उसको तो सामने से आके ना नेतृत्व करना होता है। कि आप यूरोप, अब बंटी यादव के परिवार से उन्होंने यूरोप से फोन करके वीडियो कॉल किया है। ये तो मजाक हो गया भाई। अब ये तो खाना पूरी हो गई। आप पटना में रहते तो आप उसे घर जा सकते थे, आप धरना प्रदर्शन कर सकते थे, अरे आप बहुत सारी चीज किसी ट्रिप को कैंसिल लौट करके सकते भी थे। अपने कोर वोटर के बिल्कुल लिए आया जा सकता है। बिल्कुल आप फिर बिल्कुल दोबारा जा सकते हैं, आपका पैर बांध के कोई बिल्कुल थोड़ी बैठा है। तो बिल्कुल। ये तो जो ये एक, रणनीति है ये बड़ी गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ है। और मुझे तो अभी संदेह होने लगा है कि कहीं से कहीं तेजस्वी यादव पर कुछ दबाव बनाया गया है ईडी के जरिए या सीबीआई के जरिए। मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि ईडी के जरिए शायद कोई दबाव बनाया गया है तेजस्वी यादव पर, कि अभी वो यहाँ रेखा गुप्ता को खड़ा कर देते हैं कि आप प्रशांत किशोर के वोट काट लीजिए, विपक्ष के वोट बांट लीजिए। कभी जब ये कांड होता है आप बिलौटी नहीं जाते हैं, आप यूरोप निकल जाते हैं। तो इस तरह की बात तो लोग दबी जबान में करने लगे हैं कि क्या हो गया है तेजस्वी को। तो यही मैं कह रहा था कि साबन तो उनको एक भरत वही, तिवारी के घर भी जाना चाहिए था। बंटी बिल्कुल यादव बिल्कुल के जाना घर तो चाहिए था। जाना ही जाना बिल्कुल चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि मैं बिहार में विपक्ष का नेता, मैं ज्यादा बड़ा विपक्ष का नेता हो गया हूँ क्योंकि मैं सारे हर मैं मुद्दे सारे पर मुद्दों बोलते मैं सारे मुद्दों पर बोलता हूँ। नीट छात्रा कांड पर भी मैंने तेजस्वी से ज्यादा हंगामा किया। मेरे घर पुलिस भी भेजी गई, सारे सबूत भी हटाए गए। अभी भरत तिवारी हत्याकांड पर भी मैंने सीधे न्यायिक जांच आयोग को लिख दिया कि सम्राट चौधरी ने मरवाया है, मुख्यमंत्री ने मरवाया है। तो कई बार तो मुझे लगता है कि मैं ही विपक्ष का नेता बन गया हूं और वही बगल में चले गए हैं। तो देखिए बंटी यादव केस पर अमिताभ मैं जी, फिर अमिताभ जी, यूपी वाला बुलडोजर बिहार भी पहुंच चुका है। तो तो थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। जी सही कहा आपने। तो ये बात है। अब बंटी यादव वाले मामले में भी यही कुछ होगा।
और देखिए ये बता दूं दर्शकों को कि ये सब जो बड़े बड़े रैकेट चलते हैं ये ऐसे ही नहीं। पुलिस तो कुछ लोगों को बलि का बकरा बना देती है। इसमें भी रोहित की गिरफ्तारी हो गई, तो कोई बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई, तो मोनी किन्नर का नाम आ रहा है, तो कोई बिसिया का नाम आ रहा है। अरे ये लोग तो लल्लू पंजू लोग हैं, इनकी क्या बिसात है। जब तक सफेद पोश लोगों का संरक्षण नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आसीन लोगों का संरक्षण नहीं मिलेगा, कोई रैकेट नहीं चल सकता, वो भी राजधानी के बीचों बीच। ये सम्राट चौधरी कहते हैं सेंटर कि है, हमने। एक महावीर जी मंदिर, पटना जंक्शन, ये पूरा बिल्कुल। पटना का सेंटर है। और ये ऐसा भी पटना की नहीं है कि रात के अंधेरे में लोग सो जाते हैं, वहां पे तो 24 घंटा भीड़ नजर आती नहीं है। नहीं, वो तो स्टेशन का इलाका तो 24 घंटे गुलजार रहता है। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हमारे 4,000 कैमरे लगे हुए हैं और हम एआई से हरा गमछा को ट्रैक कर लेंगे। तो जब इतने इतने आपके हजार 4,000 सारी सीसीटीवी हैं, आप स्कॉर्पियो हरा नहीं ट्रैक कर पाए। हरा गमछा को ट्रैक कर लेते हैं, आपको काला रंग का स्कॉर्पियो नहीं पकड़ा गया, उसका नंबर नहीं पता चला। तो ये तो बिल्कुल देखिए अराजक स्थिति है। ऐसी अराजक स्थिति तो मैंने कभी देखी नहीं। और जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जंगल राज को कितना बड़ा मुद्दा बनाया था भाजपा ने। प्रधानमंत्री आते थे तो तो जंगल एकदम राज खत्म कहते हो थे। गया, अब मंगल राज शुरू हो गया है। हाँ, कहते थे कि कितना ये कट्टा चलेगा और ऐसा चलेगा वैसा, कितना लोगों को डराते थे। और ये क्या हो रहा है। और ये अब रोज रोज की घटना हो गई है। तो बहुत एक जब तक एक कांड से बिहार के लोग उबरते हैं तब तक दूसरा कांड हो जाता है, दूसरा से उबरने लगते हैं तब तीसरा कांड हो जाता है। मतलब आपको चैन से सोने नहीं देना है। और जो मुख्यमंत्री हैं बयान बहादुर बने हुए हैं, सम्राट चौधरी कहेंगे हम गया में अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे, तो हम फोटो पर माला चढ़वा देंगे, तो हम ये करवा देंगे, बुलडोजर तैयार है हमारा, तो हम नेपाल भगा देंगे। अरे डायलॉग बाजी से सरकार चलती है क्या। जी जी पल्लवी। अमिताभ जी, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अ, बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई है प्रशासन की तरफ से? नहीं तो बंटी यादव जिंदा होते अगर समय रहते स्कॉर्पियो की उसको ट्रेस किया गया होता, अगर बंटी को ढूंढने की कोशिश होती। परिवार वाले बिल्कुल सड़क बिल्कुल जाम कर रहे हैं लेकिन प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये तो घोर लापरवाही है, मामूली लापरवाही नहीं है। ये तो दिखाता है कि कितना ज्यादा पुलिस उदासीन हो गई है। जब आपको इतना बड़ा क्लू मिल रहा है, जब एक काला स्कॉर्पियो आपको दिख रहा है और उसमें आप साफ देख रहे हैं कि बंटी यादव को बैठाया जा रहा है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि उसको अगवा किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या कहीं भाग गए हैं घर छोड़ के। तो इसमें तो आपको बिल्कुल ये होना चाहिए था, उसको ट्रैक करना चाहिए था, उस गाड़ी को, ब्लैक स्कॉर्पियो को पहचान करनी चाहिए थी। ये तो पुलिस बिल्कुल लगता है कि सो गई थी चद्दर तान के, या पता नहीं क्यों। और उसमें बेचारे एक आदमी का परिवार उजड़ गया, जो साधारण आदमी फास्ट फूड बेच के परिवार का गुजर बसर करता था। अब पप्पू यादव जाए, राम कृपाल यादव जाए, कोई तेजस्वी यादव वीडियो कॉल कर लें, कुछ हो जाए, किसी की जान लौटने वाली नहीं है। तो एक बहुत एक अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई है बिहार में। और मुझे तो लगता है कई बार कि यूपी और बिहार में मतलब होड़ मच गई है कि हमारे यहाँ ज्यादा अंधेर गर्दी है तो हमारे यहाँ ज्यादा अंधेर गर्दी है। तो आप देखिए इस होड़ में कौन आगे निकलता है। जी इस पूरे प्रकरण में अमिताभ जी, अ, भरत तिवारी और इनको एक साथ जोड़ा जा रहा है। बंटी यादव को कहा जा रहा है कि दोनों क्योंकि सोशल कॉज की वजह से मारे गए हैं, समाज की गंदगी को मिटाने के लिए, किसी पीड़ित के लिए, या क्योंकि भरत तिवारी को हमने देखा कि वो उन लोगों की आवाज उठा रहे थे जिनकी आवाज तो ना मीडिया सुनना चाहता है, ना सत्ता सुनना चाहता है। तो अब बंटी यादव को भरत तिवारी के पैरेलल में खड़ा करने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कि बंटी यादव का भी मैटर जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बनेगा जितना बड़ा भरत तिवारी का बना है? अब देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आपने सही कही। दोनों में एक तो समानता है ही कि देखिए दोनों एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए दोनों लड़ रहे थे। भरत तिवारी ने वहां भ्रष्टाचार का को उजागर किया था, जो बाढ़ पीड़ितों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसमें उनको निहत्था होने के बाद 5 गोलियां मार दी गई। जो बंटी यादव थे वो क्षेत्र में देह व्यापार वाले माफिया से लड़ रहे थे, उनको मार के बालू में गाड़ दिया गया। तो यहाँ तक तो पैरेलल है ही, दोनों कम उम्र के थे। और वो 28 के थे भरत तिवारी, या 33 के थे, दोनों युवा में ही आएंगे।
तो वो तो पैरेलल है ही, लेकिन हमारा समाज भी कुछ हद तक प्रदूषित हो चुका है। बहुत सारी चीजें जातीय चीजों पर निर्धारित होती है, किसको हीरो बनाया जाए और किसको खलनायक बनाया जाए, ये बहुत कुछ आपका जाति और धर्म तय करता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इन दोनों में एक समानता है और दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जी। किसी तो न्यूज़ चैनल में मैं देख रही थी जिसमें ये बोला जा रहा था कि बंटी यादव कट्स के लिए, मतलब जो कट होता है, प्रॉफिट जो होता है इस तरीके के देह व्यापार और इन सब में, उसके लिए ये जो है वो विवाद शुरू हुआ था। तो कहीं न कहीं वो नैरेटिव सेट होने की करने की कोशिश बिल्कुल। की जा रही है कि भरत तिवारी भगत सिंह से इंस्पायर्ड थे, लेकिन बंटी यादव गांधी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे से। नहीं, वही बात है, यहाँ तो सब नैरेटिव है और मीडिया भी कितना ज्यादा पूर्वाग्रहग्रस्त है, ये कौन जानता है हम लोग से ज्यादा। मीडिया भी पूर्वाग्रहग्रस्त है, वो नैरेटिव को किधर मोड़ देता है। अब एक छोटा सा फास्ट फूड दुकानदार को कौन बताइए, कौन माफिया वाले उनको कमीशन देंगे देह व्यापार का? वो कौन सा पावरफुल पद पर थे? अरे जब आप कमीशन, तो उस आदमी उसको ना मिलेगा जो कि कुछ अड़ंगा लगा सकता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। यदि थाना में पैसा पहुंचने की बात हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन एक फास्ट फूड के दुकानदार को इतनी हिम्मत हो जाए कि वो आसपास के गुंडे लोगों से वही रंगदारी मांगने लगे, ये बात तो थोड़ा हजम करना मेरे लिए कठिन है। जी। सेक्स रैकेट को लेके बहुत एक्शन तो लेते दिख रही है बिहार सरकार। कभी यहाँ दबिश दी जाती है, कभी वहां दबिश दी जाती है, और जब से ये मामला सामने आया है तब से और दबिश का जो रफ्तार है वो बढ़ी है, लेकिन रोकथाम नहीं हो पा रहा है, ये भी एक सच बात है। नहीं नहीं, रोकथाम कैसे होगी? कोई भी जो ये सब बड़े बड़े देह व्यापार के गैंग होते हैं, बड़े संगठित गैंग होते हैं, अंतरराज्यीय गैंग होते हैं, पुलिस की नाक के नीचे काम करते हैं। आप देखिए, भारत के ही संदर्भ में देखिए, भारत में बड़े बड़े रेड लाइट एरिया हैं। आप दिल्ली जाइएगा तो वहां जीबी रोड है, आप कलकत्ता जाइएगा वहां सोनागाछी है, आप बंबई जाइएगा वहां कमाठीपुरा है, आप बिहार के मुजफ्फरपुर आइएगा तो चतुर्भुज स्थान है। बड़े बड़े रेड लाइट एरियाज हैं जहां सैकड़ों की संख्या में सेक्स वर्कर्स काम करती है, सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है। कभी कभार वही आपने कहा दबिश दी जाती है, दो चार नेपाली लड़कियों को छुड़ाया जाएगा, किसी को छुड़ाया जाएगा, फिर लोग जेल जाएंगे, फिर वो बाहर आएंगे। दिल्ली में आपने एक सोनू पंजाबन का नाम सुना होगा, वो तो महिला पूरे दिल्ली में वो सेक्स रैकेट चलाती है, कितनी बड़ी सप्लायर है लड़कियों की, कितना बार जेल से आती है, फिर जमानत पर छूटती है, फिर वही धंधा करती है। हमारा सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है, पूरे देश का सिस्टम, और एकदम ऊपर के न्यायपालिका से लेके मैं नीचे तक की बात कर रहा हूं, कि ये सब को रोक लगाना बहुत मतलब मुश्किल का काम हो गया है। मुश्किल है। जी अच्छा, पल्लवी जी। प्रशासन अब जो एक्शन ले रही है जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। इन सारी कार्रवाई को आप संतोषजनक मानते हैं या सिर्फ एक तरीके की नहीं लेपापोती है? नहीं नहीं, ये सब खाना पूरी है। देखिए, पहली बात, निलंबन कोई सजा नहीं होती है। मान लीजिए 4-5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया, आप देखिए 1 महीना तक एक तरह से उनकी छुट्टी समझ लीजिए, वो लोग गांव चले जाएंगे, धन रोपनी करा लेंगे सब, है ना? गांव में सब जाके धन रोपनी कराएंगे, धान की खेती शुरू कर देंगे। 1 महीना बाद फिर जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, उनको निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा, उनका सारा वेतन भी मिल जाएगा, सेम एक ऐसा दिन का भरत पैसा नहीं तिवारी में कटेगा। होता, भरत तिवारी सब केस में में होता भी नजर आया। सब में नजर आता है, सब में होता है। ये सब तो निलंबन तो एक मजाक बन गया है। और फिर ये जो 3-4 लोगों को आप खाना पूरी के लिए जेल भेज दीजिएगा, आपके पास कोई सबूत नहीं है, शक के आधार पर भेजिएगा, महीना 2 महीना बाद सब के सब बाहर आ जाएंगे, सब के सब जमानत पर आ जाएंगे। और बड़े बड़े सफेद पोशों पर हाथ डालने की पुलिस की औकात नहीं है। वो यही बात हो गई कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में टिन्नू यादव के सर पर सारा ठीकरा फोड़ दीजिए, अब बाकी सारे बड़े मगरमच्छों को बचा लीजिए। तो वही हर मामले में हिंदुस्तान की पुलिस किसी टिन्नू यादव को ढूंढ लेती है और उसके बाद उसके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है और बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाता है। जी पल्लवी। सच तो ये है कि प्रशासन की लापरवाही और सरकार की बंद आंखों ने एक जवान बेटे को छीन लिया है। एक परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। रोते हुए उन माओं को जब आप सुनते हैं ना, चाहे वो भरत तिवारी की माँ हो, चाहे वो बंटी यादव की माँ हो, ये माएं सिर्फ एक सवाल पूछती हैं कि सरकार जितना बड़ा बोलती है मन से खड़े होकर, उतना जमीन पर कर नहीं पाती है, ये सच्चाई है। आप ये कहते हैं ना कि
सुशासन आपने जो है वो बिहार में ला दिया है, जंगल राज खत्म हो चुका है। फिर इस तरीके की घटनाएँ क्यों हो रही हैं कि एक आदमी अपना हथियार डाल दे रहा है, फिर भी उसका एनकाउंटर हो जा रहा है। एक लड़के को रात में उठाकर कुछ लोग ले जाते हैं और एफआईआर लिखने के बाद भी पुलिस उसे नहीं ढूँढ पाती है, जबकि कैमरों पर लाखों करोड़ों रुपए का हर बार टेंडर निकालते हैं। तो बात तो यही है कि सरकार कहीं न कहीं नाकाम हो जाती है और इसी की वजह से एक परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। मैंने देखा एक बहन को जो अपने भाई का वीडियो हर मीडिया कैमरे में दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए इसी स्कॉर्पियो से मेरे भाई को ले जाया गया, लेकिन सच तो ये है कि अब ना हम उसे वापस ला पाएंगे और ना ही हमारे चीखने से सरकार जागेगी, ना सिस्टम जगेगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से हैबिट बन चुका है कि मतलब कोई भी घटना होगी चिल्लाएंगे। ये देखिए ये देखिए पल्लवी, सरकार कितनी संवेदनहीन है कि सोनम वांगचुक मौत की कगार पर है, मौत की कगार पर पहुंच गए और वो आम हिंदुस्तानी नहीं है, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है जिनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है ना। 3 इडियट्स फिल्म का एक किरदार उनसे प्रेरित था। और सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि प्रधानमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो आदमी दम तोड़ रहे हैं और 9 किलो के आसपास वजन घट गया है। आज 16वां या 17वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का, और सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के सोई हुई है, जैसे जीडी अग्रवाल की मौत हो गई थी गंगा को बचाते बचाते 111 दिनों के अनशन के बाद। तो ये जो संवेदनहीनता है ये तो हमारे मतलब लगता है डीएनए में आ गया है, सत्ता के डीएनए में आ गया है और एक अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है। जी, इस चुप्पी से जनता भी कहीं न कहीं मूक सपोर्ट ही कर रही है सरकार को। मतलब बिल्कुल, इस तरीके बिल्कुल। की चुप्पी भी देखिए, सरकार को एक तरीके का समर्थन होता है सरकार के लिए। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। तो आप यदि जुल्म सह रहे हैं, यदि हमारा समाज मुर्दा समाज नहीं होता, तो आज जंतर मंतर पर 10 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई रहती और वहां से एक क्रांति की शुरुआत हो गई रहती। लेकिन ये तो मुर्दा समाज है, सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सोनम वांगचुक पर, और ये है कोई घर से निकलने को तैयार नहीं, एक अजीब माहौल है। और ये बात सत्ता वर्ग भी जानता है कि भाई चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है, चुनाव के पहले हम लोग एसआईआर शुरू कर देंगे, मतदाता सूची से नाम काट देंगे, वोटों की गिनती के समय सीसीटीवी कैमरे खराब कर देंगे, ईवीएम हैक कर लेंगे, सबको 10,000 रुपए सीधे भेज देंगे अकाउंट में और फिर हमें 2/3 बहुमत मिल जाएगा। तो एक अजीबो-गरीब स्थिति हो गई है देश में। जी, सरकार तो जो करती है वो करती है, विपक्ष होने के नाते विपक्ष की बिल्कुल, जो ज़िम्मेदारी है वो भी वो नहीं निभा रहे हैं, ये एक सच्चाई नहीं है। निभा रहे। हिसाबन मुझे तो जी, ऐसा लग रहा था कि कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ से अखिलेश और राहुल गांधी को उस मंच पे होना चाहिए था, बिल्कुल, वहां से तेजस्वी को आना बिल्कुल, चाहिए था। आप सब युवा चेहरे अपने आप को कहते हैं, यूथ आइकन बनने की कोशिश करते हैं और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। 9 बच्चों को एडमिट किया जा चुका है अब तक अस्पताल में, लेकिन हालत ये है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष बोल नहीं रहा है और वो बच्चे बीच का घंटा बन चुके हैं। मतलब वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मेरे एक रिपोर्टर अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, उस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जिनसे हम मिलकर आए थे कुछ दिन पहले, वो चेहरा और आज वो कितना सूख चुका है, लाल आँखें कैसे पीली पड़ चुकी हैं, ये सब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो दुःख लगता है कि एक आम परिवार का लड़का वहाँ जाकर मरने के कगार पर पहुँच गया है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ये सच बात है। तो अमिताभ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।